हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 11 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला कथन है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, वर्ष 1921 में नहीं, 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो ये आपका कथन गलत है। दूसरा है, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए थे। बिल्कुल सही है, चौरी चौरा घटना की वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ये कथन आपका सही है। तीसरा है, गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। बिल्कुल सही है, गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कथन ए सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी वर्ष 1921 में गिरफ्तार नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें 10 मार्च 1922 को मुंबई में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध में शामिल होने के लिए उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कार्डों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, गिरफ्तार कब किया गया था, तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। किस मामले में, तो देशद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी कार्डों की वजह से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने भारत आकर अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण 6 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 6 फरवरी 1916 को इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को। चूंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। चौरी चौरा घटना कब हुआ था, तो आपका 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा, 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रखिए, वापस कब लिया था, तो 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, देखते हैं। साइमन कमीशन की बात करते हैं, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1927 में वो गठन हुआ था इसका। और पूछा जाए भारत कब आया था, तो आपका फरवरी 1928 में भारत आया था। मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था, तो ये आपका 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक पंचायत ये कब आया था, 1932 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, तो मार्ले मिंटो सुधार। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी।
देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथ ही इसने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा लागू की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात किसने कही थी? तो मार्ले मिंटो सुधार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग के रूप में इसका गठन किया था। इसका गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे और सातों जो है क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया और इसीलिए इसका विरोध हुआ था। और ये भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा था। ठीक है, बम्बई में यह पहुंचा था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार क्या हुआ था? तो इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था। दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व किसमें कहा गया था? देने की बात कही गई थी, तो सांप्रदायिक पंचायत में कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार छापा से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार छापा से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यसेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था ये? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था और यह स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। किसके नेतृत्व में हुआ था ये? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में यह हुआ था। सूर्यसेन की बात करते हैं, इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मास्टर दा भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने जिन स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया वे राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह का हिस्सा थे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे। इन स्वयंसेवकों में 2 अविश्वसनीय महिलाएं थीं, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्ता। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को घायल करने के बजाय बधिर अंग्रेजों को सुनाना था। ये दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, HSRA के ये सदस्य थे। अगर हम बात करते हैं HSRA की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, पूछा गया प्रश्न है। तो हसरत मोहानी ने। ठीक है, हसरत मोहानी ने इसे दिया था और इसे प्रसिद्ध किसने किया था, तो भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थित किया गया था? कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थित था? देखते हैं इसके बारे में। तो इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका कोलकाता में था, ये ठीक है, कलकत्ता में था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये कहाँ पे था? तो लंदन में था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये भी आपका कहाँ पे था? तो ये भी आपका कलकत्ता में था। इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1866 में लंदन में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिविडेन इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संघ की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1843 में कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ये प्रश्न आप लोग गलत करेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो भाग लिया ही था। ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये किस में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, M.N. जोशी और C.N. मुदालियर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, तो ठीक है, डेट और सन दोनों ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो गांधी जी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। ठीक है, पहले में लॉर्ड इरविन था और दूसरे में और तीसरे में तो लॉर्ड विलिंगटन वायसराय था भारत का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे ही भारत सेवक समाज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो TRE 1 में ये प्रश्न बना था भारत सेवक समाज ही दिया था, तो कई लोग जो है गलत कर दिए थे इसको, तो ध्यान रखिएगा इसको, दोनों नाम। ठीक है, की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करते हैं तो 1905 में जो कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे और बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा भी कहा था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए, कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में निम्नलिखित में किसने भाग लिया था? शिकागो में जो आपका धर्म संसद हुआ था 1893 में, उसमें किसने भाग लिया था? सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, इनका जन्म आपका 1863 में हुआ था
और इन्होंने 1897, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था स्वामी विवेकानंद ने। और 1902 में वर्तमान पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में उनका निधन हो गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में किया था और रामकृष्ण परमहंस क्या थे, इनके गुरु थे। नेक्स्ट, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीन बंधु मित्र की पुस्तक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा रचित एक बांग्ला नाटक है। यह नाटक बंगाल के नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह पर आधारित है। किस पे आधारित है ये? तो नील विद्रोह पर यह आधारित है। नील विद्रोह की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। ठीक है, भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था नील विद्रोह, और इसी पर आधारित है आपका नील दर्पण। नेक्स्ट, बुद्धो भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान झारखंड में है ये। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र के कोल लोगों द्वारा किया गया एक जनजाति विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? जनजाति विद्रोह था। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजाति निवास करते हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। ठीक है, यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत, मदरा महतो, जोया भगत और अन्य नेताओं ने किया था। ये TRE 3 में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, तीनों का नाम था उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 1945-46 में दिल्ली में हुए जो आज़ाद हिंद फौज था के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी और जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, और साथ ही आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उन्होंने भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ही जो है लाल किला का मुकदमा भी कहा जाता है। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया था। उसके बाद क्या हुआ? बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोग हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल और शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु वेवेल जो उस समय वायसराय था समकालीन स्थिति को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया था। ध्यान रखिएगा, कोर्ट मार्शल में इन्हें दोषी पाया गया था लेकिन वेवेल ने इन लोगों को क्षमा कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखते हैं इसमें। पहला है विनोबा भावे, दिया है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, सभी को पता होगा विनोबा भावे क्या थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, दूसरे तो जवाहरलाल नेहरू थे। CR दास देशबंधु के नाम से जाना जाते हैं, बिल्कुल सही है, CR दास को देशबंधु कहा जाता है, ये सही है। अगला है विलियम वेडरबर्न, वर्ष 1907 के कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं। विलियम वेडरबर्न जो है 1910 में जो आपका इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगला श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक
ध्यान रखिएगा, श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था, लेकिन पेरिस में नहीं किया था, लंदन में किया था। ठीक है, लंदन में किया था। तो इसमें आपका सिर्फ बी, ठीक है, बी ही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और विलियम विडरबर्न 1910 में इलाहाबाद के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। अगला है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई किया था? बीपीएससी 2020 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद। माता का नाम पुतलीबाई था। और ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। भारत वापस कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से कौन सा आयोग जुड़ा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पील आयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पील आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और पील आयोग का गठन किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जोनाथन पील जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके माध्यम से क्या हुआ? तो इसके माध्यम से तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में सौंप दिया गया। विद्रोह के पूर्व बंगाल व अवध के सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी, परंतु अब सिखों व गोरखों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिनों तक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशेषिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव महर्षि कणाद ने किया था, जो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक की बात करते हैं। योग की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। न्याय की बात करें तो गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा तो बादरायण। वैशेषिक कणाद। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपका कपिल। ठीक है, कपिल मुनि, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोल साम्राज्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विजयालय ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखानों की स्थापना की? किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखानों की स्थापना किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, अकबर की बात करें तो मुगल वंश का तीसरा सम्राट था। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। उसने कलाकारों को संरक्षण दिया और चित्रकारों के लिए तस्वीर खाना या कारखाना की स्थापना की। सर्वप्रथम इसी ने चित्रकला विभाग का गठन किया, जिसका प्रमुख अब्दुस समद था। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का गठन किया था। अगर कालीन जो है चित्रकारों की बात करें तो दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, अब्दुस समद जो है प्रमुख थे। दसवंत का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अकबर के समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। अगर पूछे किसके द्वारा शुरू करवाया गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। और पूरा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं
तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुब मीनार का क्या करा था, नींव रखा था। ठीक है, और इसे पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने जो है इसे पूरा करवाया था। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर जो नई दिल्ली में है, जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1724 में निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य भौतिक परिवर्तन को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है? पहला है, लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। काटना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कई बार बताया हूं, तो ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, कागज के टुकड़े को जलाकर राख कर देना। जलाना क्या होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये आपका रासायनिक है। बेकिंग सोडा और सिरकों को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये भी क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें भौतिक पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। यही बात करें, साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कोशिका। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है? पूछ रहा कौन सा कवक नहीं है? खमीर, ये तो कवक है। मशरूम भी आपका कवक है। राइजोबियम, सभी को पता है राइजोबियम क्या होता है? ये आपका जीवाणु होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइजोबियम कवक नहीं है, बल्कि क्या है, जीवाणु है, जो फलीदार पौधों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसमें पाया जाता है? तो आपका दलहनी पौधों और फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, इसमें पहला कह रहा है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है। ऊष्मा जो होती है आपका गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, आपका सही है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई लोहे की रॉड है, हम एक साइड से गर्म कर रहे हैं, वो दूसरे साइड से धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता, पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि एक सिरे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो चालन की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी। उपयुक्त में सभी कथन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा जो है गर्म से जो है ठंडे की ओर चलती है, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। किसके द्वारा? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा तथा विकिरण के द्वारा। चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? जो ठोस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठोस में जो है ऊष्मा का जो है स्थानांतरण किसके द्वारा? तो चालन के द्वारा। द्रव और गैसों में किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। और जो विकिरण होता है, इसमें जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के सिरे से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे चालन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो यकृत बदलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा, जो अत्यधिक जो ग्लूकोज शर्करा होता है, ज़्यादा हो जाता है, उसे क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है और इसे क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, और रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है।
इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो पुनः ये जो ग्लाइकोजन में इकट्ठा करके रखा रहता है उसे ये जो है ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इसे रक्त में मुक्त कर देता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही पूछा है। पहला है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। बिल्कुल सही है, वसा यानी फैट ज़्यादा हो जाता है तो वही जो है आपका मोटापा का कारण बनता है, ये सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, वसा की तुलना में नहीं, ध्यान रखिएगा। वसा में ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम वसा कोई चीज़ खा रहे हैं 10 ग्राम उसमें वसा है और 10 ग्राम जो है आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? तो आपका ध्यान रखिएगा वसा से मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है परंतु तीसरा गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, जल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल के बारे में दिया है। पहला कह रहा है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। बिल्कुल सही है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जो हम लोग खाते हैं भोजन वगैरह उससे हो जाती है। बिल्कुल सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। ये जल का कार्य क्या होता है कि आपका भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये सही है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी, सीधा और आवर्धित यानी बड़ा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के बहुत पास रखा जाता है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष होता है, ये आपका दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष होता है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है सी, और ये क्या है, फोकस है, ये आपका पोल है। करा कि जो है बहुत पास रखा जाता है, यानी ये आपका फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से आपका एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई और ये जो है वापस लौट गई, और एक यहाँ से आई और यहाँ से वापस लौट गई। तो इधर कहीं पे मिलेंगे नहीं, जब इधर हम मिलाएंगे तो ये आपका जो है यहाँ आके बनेगा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और ये कैसे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, और बड़ा बन रहा है, और कैसा है तो आभासी यानी सीधा है। ठीक है, आभासी और सीधा है। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपका ये अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में है। अगर अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है। ठीक है, वस्तु अनंत पर होता है तो फोकस पर बनेगा। और कैसे बनेगा, छोटा बनता है, बहुत छोटा बिंदु के आकार बनता है, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक ही कंडीशन में जो है सीधा बनता है, जो अभी मैंने बताया उसी कंडीशन में। बाकी जितने भी आपका कंडीशन होते हैं उसमें वास्तविक, उल्टा, देखिए इसमें उल्टा, इसमें उल्टा, इसमें उल्टा। एक जो आपका लास्ट वाला कंडीशन है यही आभासी तथा सीधा बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण के प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है, एंजाइम अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? जो एंजाइम होते हैं किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को करने में मदद करते हैं। इनमें मांसपेशियों का निर्माण, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना और पाचन के दौरान भोजन के कणों को तोड़ना शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कई बार बता चुका हूं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका विटामिन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो आपका ए, डी, ई और के, ये आपका किस में है, तो आपका वसा में घुलनशील है। बाकी बी और सी
ये किस में घुलनशील होते हैं? तो ये आपका जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, स्तनधारियों की कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनी एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? करा स्तनधारियों की कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनी एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो ये किस में होते हैं? तो लाइसोसोम में होते हैं, लाइसोसोम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम गोल्गी काय द्वारा निर्मित होते हैं और झिल्ली से बंधी संरचना होते हैं। स्तनधारी कोशिका में यह अंग सभी प्रकार के जल अपघटकी एंजाइमों में समृद्ध है। इन जल अपघटी एंजाइमों में हाइड्रालेज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन शामिल हैं। वे अम्लीय पीएच पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने में सहायता करते हैं। लाइसोसोम को ध्यान रखिएगा, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को कई बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों को प्रदान करता है? ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन होता है? तो प्रोटीन होता है। इसमें किसमें प्रोटीन है? तो पनीर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये आपका यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है और यकृत से ही जो है पित्त रस का स्राव होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है क्या करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, प्रकाश को विद्युत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? करा कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो सेल्सियस भी होता है तापमान का मात्रक, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है। तो पूछ रहा नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन ई सभी हैं। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम से जल, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल परिवहन के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है आपका संबंधी पौधों में एक प्रकार का ऊतक है। जाइलम का मुख्य कार्य पानी और कुछ घुलनशील पोषक तत्वों का जड़ों से ऊपर की ओर पौधों के बाकी हिस्सों तक परिवहन करना है, जिसमें खनिज और अकार्बनिक आयन शामिल होते हैं। फ्लोएम की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है? संबंधी ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को पत्तियों से नीचे की ओर संचालित करता है। जाइलम क्या करता है? जल करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का क्या करता है? संवहन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? विटामिन ए, संतरा नहीं, विटामिन ए जो है संतरा में नहीं पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू विटामिन सी सही है। विटामिन डी कॉड मछली का तल ये भी सही है। विटामिन B6 ये आपका धान का चोकर ये भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला नहीं सही है। अगला, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक संकेतक है? वायु प्रदूषक का संकेतक कौन है? सभी को पता है, लाइकेन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वातावरण में पोषक पदार्थों को पुनः चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्म जीवों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, डीकम्पोजर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सब प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी क्लास 6 से मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, क्लास 6 और क्लास 8 से इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। करा लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। बिल्कुल सत्य है, इनमें दांत नहीं होते हैं और ये भोजन को गिजड़ की सहायता से पीसते हैं। सही है।
अगला, अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करते हैं, ये भी सही है। अगला, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं और जो है इनके आसपास नमी की आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा इन्हें गर्मी चाहिए ना ज़्यादा ठंडी चाहिए। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी पूछे, ध्यान रखिएगा, जोड़ी पूछे तो एक जोड़ी लगाइएगा, लेकिन यहाँ जोड़ी नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दो। ठीक है, दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ी पूछता तो आपका एक। लिंग निर्धारण में शामिल गुणसूत्र के एक विशिष्ट रूप को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 46। और एक जोड़े पूछे कितने जोड़े में होते हैं, तो 23 जोड़े में होते हैं। इनमें 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, दोनों लिंगों पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से उपस्थित होते हैं। जो आपका ये जो 22 गुणसूत्र हैं, ये क्या होते हैं, महिला और पुरुष में दोनों में क्या होता है, समान होते हैं। जो आपका ये 23वां युग्म होता है, 23वां युग्म यानी जोड़े होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। आपका जो ये 23वां होता है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। दो लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई कौन से होते हैं, एक्स और वाई मनुष्यों और अधिकांश अन्य स्तनधारियों में पाए जाते हैं। दोनों लिंग गुणसूत्र एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। पुरुष कोशिकाओं में आपका एक्स और वाई होता है। पुरुष में कौन सा होता है, पुरुष का होता है आपका एक्स वाई, और महिला में आपका कौन सा गुणसूत्र रहता है, तो आपका एक्स एक्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुरुष में एक्स वाई होता है और ये आपका क्या होता है, एक्स एक्स होता है महिला में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? करा कौन सा रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो आपका चिकन पॉक्स ये तो फैलता है। खसरा भी आपका हवा के माध्यम से फैलता है, ध्यान रखिए, कल ही बताया था। हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी। वायु के माध्यम से कौन कौन से रोग हैं फैलते हैं? जो एंथ्रेक्स हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, खसरा, स्मॉल पॉक्स और क्षय रोग, ये सब जो है वायु के माध्यम से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो संक्रमण, हेपेटाइटिस बी संक्रमण हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। यह वायरस रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, रक्त वगैरह के माध्यम से पहुंचता है, बाकी वायु के द्वारा आपका ये सारे फैलते हैं। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडला की बात करते हैं तो ये आपका किसका मात्रक होता है? ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। ठीक है, ज्योत तीव्रता का। केल्विन की बात करते हैं, अभी बताया था, आया था प्रश्न, ताप का मात्रक होता है ये। मोल की बात करें तो ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, तो इसलिए ऑप्शन ई। अगला, पौधे के किन भागों से केसर बनता है? पौधे के किस भाग से केसर बनता है? तो वर्तिकाग्र से बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। केसर जो है आपका क्रोकस सैटिवस, ये फूल का नाम है। इसके वर्तिकाग्र से जो है ये उत्पन्न होता है और ये सबसे महंगे मसालों में एक होता है। और कहाँ पाया जाता है भारत में? ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में यह पाया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक है? करा कौन सा जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो प्राथमिक होते ही हैं, बताया था मैंने, लिस्ट भी दिया था। ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, ओजोन नहीं होता है। ठीक है, ओजोन आपका प्राथमिक नहीं आता है, ये आपका द्वितीयक में होता है। तो इसमें भी ओजोन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, प्राथमिक प्रदूषक होते क्या हैं? प्रदूषक जो अभिज्ञेय स्रोतों से सीधे या तो प्राकृतिक खतरनाक घटनाओं जैसे धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी आदि से, या मानव गतिविधियों से जैसे लकड़ी, कोयला, घरों या उद्योगों या ऑटोमोबाइल में तेल जलाना आदि से उत्सर्जित होते हैं। ये आपका क्या होता है? प्राथमिक होते हैं। इसमें कौन आता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, ध्यान रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे आपका NO, NO2, NO3 ये सब क्या है, प्राथमिक है। सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा, SO2 ये आपका क्या है, प्राथमिक है। अमोनिया आपका ये आपका है, ये भी प्राथमिक है। द्वितीयक की बात करते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषक अक्सर एक दूसरे के साथ या जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार वे प्रदूषकों का नया समूह बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं और अप्रेरित हो जाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो आपके ये द्वितीयक होते हैं ये प्राथमिक से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे आपकी बात करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, काला धुआं, अम्ल वर्षा हो गया, आपका पैन हो गया, PBN और PPN, ये सब क्या है, द्वितीय प्रदूषक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? कौन सा जो है रामसर स्थल है? तो चिल्का झील भी है, लोकटक भी है, केवला देवल भी है। इसमें पूछ रहा रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी है, ये क्या है, रामसर स्थल है। चिल्का झील की बात करें तो ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है। लोकटक झील की बात करते हैं, ये आपका कहाँ पे है? मणिपुर में है लोकटक झील। केवलादेव कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है, ये ठीक है। और ये क्या है? रामसर स्थल है सारे। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्ध क्यों होते हैं? करा, पहाड़ों पर काफी नमी भी होती है और जल भी होता है, फिर भी जो है वहां पे मरुभिद्ध यानी मरुस्थल क्यों होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढलान होता है इसलिए जो है उसका उपयोग नहीं करते, पौधे नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक कौन सा इसमें? तो आपका झील। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। कई बार आ चुका है, मैं कई बार कराया हूँ, ठीक है। कैसा होता है ऊर्जा का प्रवाह? तो आपका एक दिशा में होता है, ठीक है, एक दिशा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर जो है आपका कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण नियतिवाद और संभावनावाद के दो विचारों के बीच निम्न में से किसे मध्य मार्ग कहा जाता है? देखिए, नियतिवाद में क्या होता है, मैंने बताया था, इसमें जो है प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संभावनावाद या संभववाद में किससे माना जाता है? तो इसमें आपका विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, विज्ञान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और जो इन दोनों का जो बीच का मार्ग होता है वो कौन सा होता है? आपका नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों का बीच का मार्ग कौन होता है, वही पूछ रहा है प्रश्न में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बस यही कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, प्रकृति, और संभावनावाद में आपका विज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है, और निश्चयवाद में आपका इन दोनों का मध्यम मार्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने इस अवधारणा को पेश किया जो पर्यावरणीय नियति और संभावनावाद के दो विचारों के बीच एक मध्यम मार्ग को दर्शाता है। नवनियतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न में ये। उन्होंने नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद ये किसने कहा था? कि आपका टेलर ने कहा था। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ जो है उन सीमाओं के भीतर संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचती हैं। इसके अलावा विकास की संभावना को तलाशने पर जोर दिया जाता है। नवनियतवाद कहता है कि ऐसे संभावना निकालो, कि ऐसे कुछ निकालो कि जो है पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और साथ में क्या हो, विकास भी हो। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, संभववाद शब्द के जनक थे। संभववाद शब्द के जनक कौन थे? तो फ्रेबे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यह किसने कहा कि प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है? या करा किसने कहा कि प्रकृति आदेश नहीं अपितु अनुमति प्रदान करती है? ध्यान रखिएगा, ये कौन सा हो गया आपका प्रकृति। इसमें प्रकृति को जो सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है तो ये आपका नियतिवादी है। तो ये आपको किसने कहा था? तो ये आपका रेडजेल ने कहा था, ठीक है। और नियतिवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो रेडजेल थे, ध्यान रखिएगा। फ्रेबे अभी बताया ये आपका संभावनावाद के थे, और टेलर किसके थे? ये आपका नवनियतिवादी के थे। तो तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, यह किस विचारधारा से संबंधित है कि मानव किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमी कर सकता है या उसे अवरुद्ध कर सकता है, यानी उसे रोक सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जाना चाहिए। ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये नव निश्चयवाद से संबंधित है। कह रहा है कि मानव तो शक्तिशाली भी है, यानी कुछ भी कर सकता है मानव, ठीक है, और जो है क्या कर सकता है, मानव किसी देश को जो है विकास भी कर सकता है, धीमी भी कर सकता है, तेज कर सकता है, उसे रोक भी सकता है। लेकिन अगर जो है आपका अच्छे से वो अपनी बुद्धिमानी से काम करे तो प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जा सकता, यानी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसका है? तो नव निश्चयवाद का है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो इसमें होता है डायरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके पहले वाली वीडियो मैंने लिस्ट भी दिया था एनसीईआरटी वाली बुक का। नेक्स्ट है, ज्वार और बाजरा किन क्षेत्रों में उगते हैं? ज्वार और बाजरा जो है किन क्षेत्रों में उगते हैं? तो जहाँ नमी कम मात्रा में होती है, जैसे राजस्थान वगैरह में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मृदा प्रदूषण का कारण है, मृदा प्रदूषण का क्या कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अम्लीय वर्षा जो है किसके कारण होती है। कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिए, बताइए। नेक्स्ट है, उस समुद्र का नाम बताइए जिसे आमतौर पर समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। तो कौन सा है आपका? सारगैसो सागर को। सारगैसो सागर को आमतौर पर समुद्री रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र शांत है और इसकी सतह पर समुद्री शैवाल हैं ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है? पर्यावरण इंजीनियरिंग को कौन सा कथन परिभाषित कर रहा है इसमें? पहला, इसमें जल वितरण के लिए प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचों का निर्माण, बिल्कुल सत्य है, पर्यावरण में यही सब तो करते हैं पर्यावरण इंजीनियरिंग में। अपशिष्ट निपटान कैसे, ये भी जो है इसके द्वारा। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण, ये भी आपका क्या है, जो प्रदूषण है उसको जो है कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में इसमें चर्चा की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो मंत्री होते हैं ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। और ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिएगा, ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, यानी जिम्मेदार होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है जो वास्तविक कार्यपालिका होता है। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। अगर ऐसा पूछे प्रश्न, ऐसे डायरेक्ट कुछ ना लिखा हो कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति। लेकिन अगर वहां पे ध्यान रखिए वास्तविक लगा दिया कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बस कुछ ना लगा हो कि बस पूछे कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन ध्यान रखें राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का होता है, संवैधानिक होता है ये बस। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 कई बार बता चुका हूं, ये आपका किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं हमारे संविधान में, 352 है। ये आपका क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 की बात करें, ये आपका राष्ट्रपति शासन होता है, इसमें राष्ट्रपति शासन 356, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। ऑप्शन में है? नहीं है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। और इसकी पहले अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय पूछ रहा है? समवर्ती सूची में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो समवर्ती सूची में आपका 1 शामिल है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट दिया है। समवर्ती सूची, शादी आता है इसमें, उत्तराधिकार आता है, व्यापार संघ, दत्तक ग्रहण, शिक्षा, जंगल, आर्थिक नियोजन, ये सब किस में आते हैं, तो समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, एक तो आपका केंद्र सूची होता है, दूसरा आपका राज्य सूची होता है, तीसरा आपका समवर्ती सूची होता है। समवर्ती केंद्र सूची में जो विषय होते हैं इसमें आपका केंद्र सरकार जो है नियम बनाती है, कानून बनाता है। राज्य में आपका राज्य, समवर्ती सूची में क्या होते हैं, दोनों बनाते हैं। ठीक है, जो इसमें विषय होते हैं उस पर कानून दोनों बनाते हैं, यानी राज्य भी और केंद्र भी बनाता है। तो इसमें आपका शादी, उत्तराधिकार, शिक्षा, जंगल, ये ज़्यादा पूछा जाता है, शिक्षा और जंगल। ठीक है, ये समवर्ती सूची में आते हैं। अच्छा, ये जो तीनों सूचियां हैं किस अनुसूची हैं में है, तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को यह शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यह ग्रामीणों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहुपरियोजना कार्यक्रम था। इसमें जो है आपका कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहयोग, सार्वजनिक धन, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, संचार, ग्रामोद्योग आदि शामिल थे। और सामुदायिक कार्यक्रम को जो है मौन क्रांति की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये प्रश्न पूछा था TRE 3 में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात किसने कही थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने कही थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में इसका गठन हुआ था। और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। ग्राम पंचायत इसमें शामिल था, पंचायत समिति और जिला परिषद इसमें शामिल था। कई बार प्रश्न बना, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें आपका 30 सदस्य होते हैं। और ध्यान रखिएगा, सभी सदस्य जो होते हैं आपका लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संबंध में सही है? भारतीय लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन सही है? कह रहा जनता को अपने प्रतिनिधित्व चुनने की अनुमति है। बिल्कुल सत्य, हम ही तो चुनते हैं भाई, ये सही है। जनता को वित्तीय आपातकाल के मामले में देश को संभालने की अनुमति देता है, नहीं, ये गलत है। हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं इसमें। जनता को तीर्थ यात्रा के करों का भुगतान करने का आदेश देता, नहीं, ये सब गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन का राजनीतिक उद्देश्य है? लोकतांत्रिक शासन का राजनीतिक उद्देश्य पूछ रहा है, क्या होता है लोकतंत्र में, क्या होता है? कई बार बताया था। तो इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, नागरिकों की इसमें भागीदारी होती है, सत्ता का बंटवारा होता है, नहीं विकेंद्रीकरण होता है इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, सॉरी, अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता नहीं है और महिलाओं को जो है सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। किस देश में नहीं है? ऐसे प्रश्न आपके कई सारे बने थे एग्जाम में, आपके 6 to 8 बने थे पॉलिटी में, ऐसे प्रश्न कई सारे बने थे। तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की बात कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 8 NCERT में दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन ना हो, इसे रोकने के लिए कौन सी जुताई? तो आपका समोच्च रेखी जुताई होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गिद्धों के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका डिक्लोफिनेक और एस्पिरिन जैसे पीड़ानाशक दवा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धात्विक खनिज किन शैलों समूह में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज यानी जिसमें धातु होता है, आपका किस में पाए जाते हैं? तो आपका आग्नेय और कायांतरित में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अला निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? गैर परंपरागत यहाँ पे पूछ रहा है, तो गैर यहाँ पे कौन से हैं? तो आपका ज्वारी है, परमाणु भी है, बायोगैस भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी आपका क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना भी है ये। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है पेट्रोलियम और इसके बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला करा इसमें, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। ये उसमें जैविक खेती की बात कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया, बिल्कुल सत्य है। जैविक कृषि में पीड़कनाशी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया सकता है, यानी कि गलत है। किया जाता है लेकिन प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जा सकता है, नहीं, जैविक में नहीं किया जाता है, तो गलत है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक कृषि में क्या होता है? तो रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, और रासायनिक कीट की जगह पर कौन सा कीटनाशक जगह पर? तो प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे नीम वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक जो उसका प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता है इसमें, जैविक कृषि में। अगला, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिए, सब क्लास 8 का ज्योग्राफी के प्रश्न है, ये क्लास 8 से मैंने उठाए थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गहन निर्वाह कृषि के बारे में पूछ रहा है। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इस पे जो है पारिवारिक आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए किया जाता है गहन कृषि। इस कृषि में धान यानी चावल मुख्य फसल है, ये भी सही है। और यह दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो आपको क्या होती है? मिश्रित कृषि होती है, इसमें सब होता है। अगला प्रश्न है, कॉफी की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कॉफी की खेती के बारे में दिया है, कौन सा कथन पूछ रहा है? असत्य है। पहला, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है, ये भी आपका क्या है? सही है, दोमट चाहिए होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समतल नहीं चाहिए होता है, आपका पर्वतीय और थोड़ा सा ढाल चाहिए होता है इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही आपका गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें आपका गर्म एवं आर्द्र चाहिए होती है, और पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है इसके लिए। और कॉफ़ी के लिए अग्रणी देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है। भारत में बात करते हैं कहाँ पे होता है सर्वाधिक? तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है, बाबा बुदन की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा वहाँ पे। अला, चाय की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चाय के बारे में यहाँ पे दिया है, अभी हमने कॉफ़ी के बारे में पढ़ा, अब चाय के बारे में दिया है इसमें। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि चाय की पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण नहीं ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या होती है? ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है और वर्ष भर वर्षा चाहिए होता है इसके लिए, ये भी सही है। चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, नहीं, लैटेराइट नहीं, आपका दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। ये मानव भूगोल से मैंने प्रश्न लिया है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का है, ये 11th का है। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है, तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है, ये आपका प्राकृतिक वृद्धि दर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होते हैं। जन्म और मृत्यु जो है जनसंख्या के परिवर्तन के क्या है? प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है।
एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक दर कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। और विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण आपका प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है? कराए किसी देश की जनसंख्या का उसके आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? उदाहरण समझते हैं। जैसे बांग्लादेश और जापान की बात करते हैं, अति सघन बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से क्या है आपका अधिक विकसित देश है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जनसंख्या से आर्थिक विकास पर फर्क नहीं पड़ता है। अला भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो लीची का होता है, ठीक है, भारत में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिला पूछे तो आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में होता है सबसे ज़्यादा। मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है और जीआई टैग भी मिला है इसे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये सासाराम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सासाराम में है। अला बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? बराबर गुफाएं ये आपका बिहार स्पेशल वो है ये सारा। ऑप्शन क्या हो जाए? सी इसका करेक्ट आंसर, गया में है ये। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय पूछ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। मैंने बताया भी था और ये TRE 3 में पूछा भी गया था ये, तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कमेंट में। बिहार का पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? पहला थर्मल पावर प्लांट तो आपका बरौनी थर्मल पावर प्लांट है और ये कहाँ पे है? बेगूसराय में है, ठीक है, बेगूसराय में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा, ये तो कॉमन प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर CR दास थे, ठीक है। बिहार में जो कितने कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो 3 हुए थे। आपका हो जाएगा 1912 में हुआ था पहला, 1922 में हुआ था और 1940 में हुआ था। नेक्स्ट, किस शहर को बिहार की मेडिकल सिटी के रूप में जाना जाता है? मेडिकल सिटी किस कहा जाता है? तो आपका दरभंगा, ऑप्शन सी। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता आपका था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। बख्तियार खिलजी ने ही आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है ये। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये आपका अबू धाबी में किया गया, ऑप्शन डी। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? तो भारत इसमें आपका 10वें स्थान पर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका जयश्री दास वर्मा, ऑप्शन सी। अगला, हाल ही में किस देश में 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो श्रीलंका में 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, ऑप्शन ए। अगला, हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की थी? ये आपका हो जाएगा केन्या, ऑप्शन ए। अगला, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, मंत्रालयों की श्रेणी में किससे मिला है प्रथम पुरस्कार? तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका विषय क्या था? तो ऑप्शन सी, भारत लोकतंत्र की जननी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब बता चुका हूँ मैं करंट अफेयर वाली सीरीज में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है गणतंत्र दिवस जो है आपकी बार कौन सा नंबर का है? कौन सा नंबर का है ये, ठीक है, ये कमेंट करिए। इस बार जो है अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि जो है इस बार कौन थे गणतंत्र दिवस समारोह के? अब प्रथम पुरस्कार जो है किस राज्य को मिला है? किस राज्य की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है? ये ध्यान रखिएगा, ये बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ये तो मंत्रालय की बात कर रहा है, तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय मिला, लेकिन राज्य बताइए किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।